पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडी गठबंधन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी देश हित के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं, वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। राजनीतिक स्वार्थ से बना इंडी गठबंधन के नेता भी एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब तो महिलाओं को आरक्षण देकर पीएम मोदी ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। हालांकि विपक्ष यहां भी राजनीति करने से बाज नहीं आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिलाओं को भी जाति में बांटकर समाज में जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन राहुल को समझना चाहिए कि जातिवाद वो जहर है जो किसी समाज को निगल सकता है। हालांकि राहुल को तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है, लेकिन पीएम मोदी दिन रात देश के लिए सोचते हैं और देश में लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस जो नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में करके दिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी विपक्षी इंडी गठबंधन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष का कर दिया है खेल खराब और कैसे इंडी गठबंधन को कोर्ट से लगा है तगड़ा झटका और कैसे अब इंडी गठबंधन के दल आपस में ही भिड़ने लगे हैं। बताएंगे आपको हर खबर डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने हमेशा से एक कहावत सुनी होगी कि झूठ को अधिक दिन तक अपनाया नहीं जा सकता है और सच को अधिक दिन तक झुठलाया नहीं जा सकता है। पीएम मोदी के पास मजबूत राजनीतिक दृढ़ता और बिना नफा नुकसान सोचे राष्ट्रहित में फैसला लेने का जज्बा है। पीएम मोदी हमेशा से राजनीतिक लाभ से अधिक देश का लाभ सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या कदम उठाए जाए कि देश का लाभ होगा, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस जो सिर्फ राजनीतिक लाभ सोचती है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक हित अधिक महत्व रखते हैं राष्ट्रहित से। इसलिए तो 2010 में कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लेकर तो आई, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के आगे मजबूर होकर दम तोड़ गई, जिसका अफसोस आज राहुल गांधी कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को भी समझ आ गई है कि पीएम मोदी जो चाह ले वो कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है। इसका ऐलान राहुल गांधी ने सार्वजनिक भी कर दिया है। दरअसल संसद से महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी मिल गई है। विधेयक पर ज्यादातर दलों ने सरकार का साथ दिया है। इस बीच बिल के कानून बनने में लगने वाले समय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। वहीं राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आपकी सरकार के दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था, अगर आपकी तत्कालीन यूपीए सरकार कोशिश करती तो 10 साल पहले ही ये पास हो जाता। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये बिल पास नहीं हो सका। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर यही चलता रहा तो महिला आरक्षण बिल को कानून बनने में 10 साल लगेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी केवल यही मांग है कि सरकार को सबसे पहले जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को पता लगना चाहिए कि यहाँ ओबीसी भाई कितने हैं और उन्हें देश चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सभी ओबीसी सांसदों को केवल मूर्ति बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लिए किसी भी फैसले में इन सांसदों को शामिल नहीं किया जाता है। राहुल ने कहा कि ओबीसी को ये सरकार कोई प्राथमिकता नहीं देती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से जातिगत जनगणना होने से इन युवाओं को अपने अधिकारों को पता लग सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सत्ता में आने पर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को पुनः स्थापित किया जाएगा। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाएगा। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी महिला आरक्षण पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस में पीएम मोदी और बीजेपी की तरह राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो महिलाओं को आरक्षण कब का मिल गया होता। लेकिन अब जब पीएम मोदी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है तो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि कांग्रेस चूक गई। लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडी गठबंधन में खटपट की खबरें चरम पर हैं। इंडी गठबंधन के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की आस लगाए गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के सहारे सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस की हालत उन्हीं के क्षेत्रीय दलों ने खराब कर रखी है। कांग्रेस जहां एक ओर गठबंधन के लिए लालायित है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में इंडी गठबंधन को लेकर नए बगावती सुर पश्चिम बंगाल से उठने लगे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रहे इंडी गठबंधन के मंसूबों को ममता बनर्जी पलीता लगा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है।
कांग्रेस की लोकल यूनिट तो साफ तौर पर इसके खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच जैसे रिश्ते हैं, उससे साफ संदेश मिल रहा है कि दोनों दल गठबंधन को राजी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया है। उधर हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैं इंडी गठबंधन का नेता नहीं हूं, बल्कि कांग्रेस का नेता हूं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उनके इस बयान के मायने भी साफ हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नाराजगी की एक और बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों द्वारा अभिषेक बनर्जी के समर्थन से नाराज हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता कौस्तुभ बागची ने हाल ही में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े होने से बचना चाहिए। हमें कोई कारण समझ नहीं आता कि आखिर भ्रष्ट लोगों का साथ क्यों देना चाहिए। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी से हाल ही में ईडी पूछताछ कर चुकी है। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी के साथ और अभिषेक बनर्जी का राहुल गांधी के साथ अच्छा तालमेल है, लेकिन राज्य स्तर पर दोनों दलों के बीच जमीन आसमान का अंतर दिखता है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि चूंकि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो 2024 में बीजेपी से अकेले मुकाबला करेगी। ऐसे में अगर ममता दीदी 2024 के चुनाव में अकेले ही ताल ठोकती हैं, तो कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। दूसरी तरफ बंगाल में सीपीआई-एम और टीएमसी के बीच भी तकरार चरम पर है। सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो ने उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी सदस्य हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान और क्षेत्रीय नेतृत्व में इसी तरह तकरार जारी रही तो 2024 में कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा और इससे सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडी गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या चुनाव तक स्वार्थ से बना ये गठबंधन टिक पाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने इंडी गठबंधन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इंडी गठबंधन इस बार बुरी तरह से फंस गया है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए बना इंडी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। इंडी गठबंधन बनने के बाद से ही गठबंधन के नेता खूब बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बार इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सनातन के अपमान की परंपरा जो इंडी गठबंधन के घटक दल डीएमके के वारिस और सीएम स्टालिन के पुत्र ने शुरू की, उसको गठबंधन के बाकी दलों ने मौन समर्थन दिया। लेकिन अब गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ कोर्ट का एक्शन शुरू हो गया है। सनातन के अपमान में चुनावी मौका ढूंढने वाले गठबंधन के नेताओं ने, जिन्होंने सनातन के अपमान के साथ ही ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी और चंद चुनावी फायदे के लिए डीएमके को गठबंधन से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उदयनिधि के अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि और उनकी पार्टी डीएमके तथा तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के डीजीपी, डीएमके सांसद ए राजा समेत 14 पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर दिए अपमानजनक बयान के मामले में एफआईआर होनी चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए मजबूर थे। उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन मंत्री होने के चलते एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। वकील ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें बच्चों से अपील की गई है कि वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला है जब संवैधानिक संस्था किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, ऐसे में इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल देना बनता है। वहीं याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करने पर अपनी सहमति दी। सुनवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और उदयनिधि सहित विभिन्न पक्षकारों से जवाब मांगा है। बता दें कि 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में
उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी, जिसे लेकर बवाल मच गया था। बीजेपी ने इसे लेकर इंडी गठबंधन पर हमला बोला था और कांग्रेस से भी जवाब मांगा था, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब भी उदयनिधि की पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है, जो कि हैरान करने वाला है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी का रुख क्या रहता है। क्या वो डीएमके को इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे या चंद वोटों के लिए सनातन का अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार को लेकर क्यों कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ये सवाल उठने लगा है और राहुल गांधी को लेकर जो बात सामने आ रही है वो काफी हैरान करने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों की नजर उत्तर के 2 राज्यों पर टिकी हुई है, एक तो बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। जिस भी राजनीतिक दल ने यहाँ कब्जा बनाया उसका केंद्र की सत्ता तक पहुंचना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से लोकसभा की 120 सीटें आती है। एक जमाने तक कांग्रेस यहाँ की सत्ता चलाने वाली पार्टी थी, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण की आंधी ऐसी चली कि नेहरू गांधी परिवार शासित कांग्रेस का आधार ही यहाँ से गायब हो गया। कांग्रेस पार्टी बिहार में बैसाखी के सहारे सत्ता में बनी हुई है, लेकिन बिहार में राहुल गांधी को लेकर जन सुराज वाले प्रशांत किशोर ने जो बोला है वो चौंकाने वाला है। दरअसल जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के संदर्भ में राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है, राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था, बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना है। कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काट कर फेंक दिया। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम निशान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई बार मुझसे पत्रकार कहते हैं कि आप कांग्रेस की शिकायत नहीं करते हैं। कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस का 5% वोट बिहार में नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए पीके ने आगे कहा कि गरीब की बात करते हुए ये लोग अभी बोल रहे हैं कि कर्नाटक में महिलाओं को 3000 रुपए देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है? अगर कर्नाटक की महिला को 3000 रुपए मिलना चाहिए तो कांग्रेस के लोग बिहार में सरकार में शामिल हैं, तो बताइए कि बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं 1000 भी दिलवा रहे हैं? ये किस भ्रम में आप लोग पड़े हैं? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार के 4 जिलों का नाम नहीं जानता है उससे क्या सवाल करें? बता दें कि पीके का निशाना राहुल गांधी पर था, तो देखा आपने कैसे पीके ने राहुल गांधी की भारी बेइज्जती कर दी है। राज दर राज आजादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ है उसको देखकर लगता नहीं है कि अब कांग्रेस की कभी उस व्यापक स्तर पर वापसी हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।